स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जो बच्चे एमपी बोर्ड में साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी कि पीसीबी से हैं या फिर पीसीएम से हैं, तो जिनका पीसीबी होगा वो तो फ्री हो चुके हैं, उनके तो पेपर ही खत्म हो गए, वो तो बातें भी नहीं है। पर जिनका पीसीएम है, उनका भी एक सब्जेक्ट का पेपर बचा हुआ है, यानी कि मेन सब्जेक्ट मैथ्स का पेपर बचा हुआ है। एंड मैथ्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि पेपर में आएगा क्या। बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, उनमें तो कुछ परसेंट थ्योरी होती है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके हम पास हो ही जाते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आपने पूरे सेशन में मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो मैथ्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आप कुछ भी याद नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ याद करके जा भी रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। हो सकता है कि उसकी डिजिट्स चेंज कर दी जाए, क्वेश्चन वही रहे। तो मैथ्स में आप कैसे पास होगे, आखिरी दिनों में आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के? क्योंकि देखिए, मैथ्स में कुछ भी आ सकता है, पेपर का कोई भरोसा नहीं है। तो आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आप कुछ भी याद नहीं कर सकते हो। इसमें याद करने की बस दो ही चीजें होती हैं। फर्स्ट हो गए आपके फॉर्मूले, सेकंड हो गई आपकी मेथड। अगर आपको ये दो चीजें आती होंगी, तो मैथ्स का आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। पर बात वही आती है कि कौन सी मेथड हमें करनी चाहिए, कौन से फॉर्मूले हमें याद करने चाहिए, किन चैप्टर में से करने चाहिए। अगर आपने मैथ्स अभी तक नहीं पढ़ी है, आपने मैथ्स देखी भी नहीं है उठा के, पर आपको पास होना है, तो कुछ ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, जिनके थ्रू आप पास आराम से हो जाओगे। पर जिन बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए, उनको तो पूरे चैप्टर पढ़ के जाने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको आगे पूरी एनसीईआरटी की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दूंगा, उसमें से आपका 85% तक पेपर फंस सकता है, तो उनको पढ़ के जरूर से जाइएगा। अपन बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, 12th में मैथ्स में दो एनसीईआरटी बुक है, यानी कि दो पार्ट में आपको दी गई है। एंड एमपी बोर्ड का पूरा पेपर एनसीईआरटी से डिजाइन होता है। वहीं अगर आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखें मैथ्स का, तो वो आरडी शर्मा से भी डिजाइन हो सकता है, या फिर अदर आपकी जो रेफरेंस बुक आती है वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पर एमपी बोर्ड में आपको कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको आरडी शर्मा करने की जरूरत है। एक बुक आती है आरबी त्रिपाठी, अगर आपने वो करी है, तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के ही दिए रहते हैं। एंड अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से भी पढ़ाई कर रहे हो, दोनों एनसीईआरटी बुक आपने कवर कर रखी है, तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर अभी मैं आपसे यही कहूंगा एग्जाम के टाइम पर, कि आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने चाहिए। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, उनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कि करे हुए होते हैं, उनके भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेपर में पूछे जाए। अगर आप एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वो देखें मैथ्स का, तो उसमें आपको 13 यूनिट बताई गई हैं, सभी का डिफरेंट वेटेज है। एंड जो बीच के चैप्टर हैं आपके, जिसमें कि आपका इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, उनका वेटेज सबसे ज्यादा है। एंड अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं बनती हैं, आपको मैथ्स आती नहीं है समझ में, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, जो कि ईजी भी है एंड उनका वेटेज भी अच्छा है। बाकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपसे कौन से चैप्टर बनते हैं, कौन से चैप्टर नहीं बनते हैं। अगर यहाँ पर सबसे ईजी चैप्टर की बात करें, तो आपके डिटर्मिनेंट हो गए, आपका मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, या फिर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी काफी ज्यादा ईजी है। एंड आखिरी के आपके दो यूनिट प्रोबेबिलिटी और एक प्रोग्रामिंग करके है। अगर आपने ये यूनिट भी पढ़ी, तब भी आप पास हो जाओगे। बीच का जरूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेशन पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो। अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो मैं बता रहा हूँ, जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए, ये काफी ज्यादा आसान चैप्टर है, इनको आप बड़ी आराम से कवर कर सकते हो। एंड आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं करेंगे। आप चाहे तो उनको यूट्यूब से वन शॉट में भी समझ सकते हो। बाकी आपका जो डिफरेंशिएशन पोर्शन है, इंटीग्रेशन पोर्शन है, वो काफी ज्यादा बड़ा है। उसको आप करने बैठोगे, तो काफी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो इनको स्टार्टिंग में कीजिए। बाकी अगर आपको इनमें से भी चॉइस चाहिए, मैथ्स आपको आती नहीं है, मैथ्स आपको पसंद ही नहीं है, तो चार चैप्टर आपको बता रहा हूँ, इनको करके जाइए, पास आप आराम से हो जाओगे। डिटर्मिनेंट आपको करना है, मैट्रिक्स आपको करना है, वेक्टर करना है, एंड आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको करना है। ये चार चैप्टर भी आप करोगे, तो पास आराम से हो जाओगे। एंड ये चैप्टर आप यूट्यूब से बड़े ही आराम से समझ सकते हो। तो अभी आपके पास टाइम है, इनको पढ़ के जरूर से जाइएगा। बाकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको कमेंट में पिन भी कर दूंगा। वहां पर मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। साथ में उज्जैन से एक पीडीएफ भी आई थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं। अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो पेपर आपसे पूरा बन जाएगा। उसका पीडीएफ भी मैं आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। साथ में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी टिक कराऊंगा, तो वैसे भी वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको वो पूरा पीडीएफ टिक करा कराया वेबसाइट पर दे दूंगा, जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दिक्कत भी नहीं होगी। आपके पास जो भी एनसीईआरटी बुक है, आप उससे क्वेश्चन नंबर देख के अपनी बुक में टिक कर सकते हैं, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे और क्या क्या है। अब अपन बात करते हैं कि मैथ्स में आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पूरा करके आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। मैथ्स का पेपर आपको पता ही है, थोड़ा सा बड़ा आता है, क्वेश्चन आपको करके देखने पड़ते हैं, काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं उनको देख के जाइए। परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उनके आंसर एक बार पढ़ के जाइए। बाय चांस अगर वो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो आपको पूरा करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपने आंसर देख रखा है, तो फटाक से आप टिक कर दोगे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा। एंड ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें की डिजिट्स भी चेंज हो जाती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव थोड़े से ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं।
हैं। बाकी बात करें बड़े क्वेश्चन की, तो देखिए मैथ्स में खासकर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से करने चाहिए। अगर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो भी गई है या फिर आपकी नहीं भी हुई है, तब भी आपको पुराने पेपर करने चाहिए। कब से करने चाहिए? तो 2019 से 2023 तक के पेपर आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैथ्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके डिजिट्स चेंज हो। कुछ क्वेश्चन तो कई बार ऐसे आ जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर भी आए थे एंड इस बार भी आ गए हैं। एंड एमपी बोर्ड का पेपर की स्टैंडर्ड की बात करें तो एवरेज होता है, तो इसमें इतना कुछ होता नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए हैं वैसे के वैसे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे डिजिट्स वगैरह चेंज काफ़ी रेयर केस में होती है, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे हैं वो भी आने के चांसेस होते हैं। तो पुराने पेपर्स के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एमपी बोर्ड में पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन का टाइप तो सेम ही रहता है, बस कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर दी जाती हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप कुछ करो या फिर नहीं करो, 2 चीज़ें आपको ज़रूर से पढ़ के जानी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हो गई मेथड एंड सेकंड हो गए फॉर्मूले। एंड ये पूरे फॉर्मूले आपके पूरी बुक के यानी कि 13 चैप्टर के मैंने आपको एक पीडीएफ में दे रखे हैं। वो भी मैं आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दूँगा, आपको इधर-उधर बुक में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में आपके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके जो मैच द पेयर्स आते हैं, उसमें कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आमने-सामने रख देंगे या फिर आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एमसीक्यू में रख दिए जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर से पढ़ के जानी है। आपको फॉर्मूले सारे पढ़ के जाने हैं एंड आपको मेथड एक बार देख के जानी है, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। एंड अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बोर्ड या फिर अध्ययन से कर रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन वहाँ पर मत देखिएगा, वो आप किसी बुक में देखिएगा या फिर खुद से ट्राई कीजिएगा। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी स्टेप मिस होती हैं, काफ़ी सारी स्टेप रॉन्ग होती हैं। वहाँ से अगर आप करोगे तो ज़रूर से आपके नंबर कट जाएँगे एंड उसमें देखकर भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। उससे अच्छा तो आप वन शॉट सीरीज़ देख सकते हो, उसमें आपको बेसिक तो समझ में आ जाएगा, तो आप इतना पेपर तो कर ही दोगे कि आप पास आराम से हो जाओगे। तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई कि कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं कि मैथ्स के एग्ज़ाम में आपको खासकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके कहीं पर बेवजह मार्क्स कट ना हो। देखिए फर्स्ट आती है स्टेप्स। अब मैथ्स का पेपर है तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन तो आएँगे नहीं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएँगे। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक चीज़ सबसे अच्छी होती है कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग की जाती है। मैथ्स का पेपर आप कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो जितनी भी स्टेप आपको आती है, छोटी से छोटी स्टेप आपको वहाँ पर करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो छोटी-मोटी स्टेप है, ये तो टीचर को पता होगी, ये हम नहीं करते, हम अपना टाइम बचाएँगे। तो आपको पूरी स्टेप करनी है, कोई भी स्टेप नहीं छोड़नी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी आंसर सही नहीं आया है एंड स्टेप आपने किए हैं, तब भी आपको वहाँ पर मार्क्स दिए जाएँगे। आंसर का 1 से आधा नंबर होता है, इससे ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं काटे जाते हैं। तो स्टेप जितनी हो सके उतनी करके आइएगा। आपको यही समझना है कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो 5th में या फिर 6th में, उसको सारी स्टेप हमें बतानी रहेंगी। सेकंड चीज़ की बात करें वो है फॉर्मूला। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो उसको साइड में मेंशन करके ज़रूर से आइएगा कि हाँ, यहाँ पर हमने इस स्टेप में ये फॉर्मूला यूज़ करा है। छोटे से छोटा फॉर्मूला आपको बताना है, जैसे आप a माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज़ कर रहे हो तो उसको भी बता के आइएगा साइड में कि हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चा पढ़ के आया था, इसको सारी चीज़ें पता हैं। थर्ड चीज़ की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी आपको वहाँ पर मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो जाए। कैसे हो जाए? तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारो, तो जो डिजिट्स हैं उनको ज़रूर से देख के उतारिएगा। एक बार उतारने के बाद इसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर से कीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन उतारा है, जो डिजिट्स आपको पेपर में दी गई हैं, आपने वैसी की वैसी उतारी है या फिर नहीं उतारी। वरना आप अपनी कोई डिजिट उतार दो और फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन कर दो। ऐसे तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, कुछ भी आपको मार्क्स वहाँ पर नहीं दिए जाएँगे। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद बात करें फिगर्स की यानी कि डायग्राम की। कोई भी डायग्राम या फिर फिगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, तो उसको आपको आंसर शीट में उतारना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में से देख के आपने उसका पूरा आंसर कर दिया यानी कि पूरा सॉल्यूशन कर दिया। या फिर किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम बनना है, कोई फिगर बनना है, तो आप बना के बताइएगा। जैसे कि आपकी जो 3D ज्योमेट्री हो गई उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो है क्रॉस वेरीफाई। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन करने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर आप पूरा करने के बाद चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे आपने सॉल्यूशन किए हैं, इतनी मेहनत से किए हैं, तो दोबारा आप कर करके तो देखोगे नहीं। तो जैसे ही आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाए, उसी टाइम पर उसको वेरीफाई ज़रूर से कीजिएगा। एक बार दोबारा से करके देखिएगा कि हाँ, ये आंसर हमारा सही आया है या फिर नहीं आया। इससे आपको आखिरी में वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। एंड सबसे आखिरी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि टाइम मैनेज करके रखिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आप फँस रहे हो, उसको छोड़ दीजिएगा, उतनी जगह छोड़ दीजिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में फँस जाते हैं, उसी को करते रहते हैं। उससे उनके आगे के जो ईज़ी क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादा वेटेज के उनको आ भी रहते हैं, वो भी छूट जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको वेबसाइट पर दिए, उनको ज़रूर से चेक करके जाइएगा। कुछ डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।